हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का मैंने बैच शुरू कर दिया है और इसमें मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ दोनों सब्जेक्ट के साथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंप्लीट सिलेबस के साथ। फ्रेंड्स, आप इसका पेड बैच ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पेड बैच खरीदने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप पेड बैच ले सकते हैं। पेड बैच में फ्रेंड्स आपको पूरी की पूरी रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, हर एक चैप्टर की डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। उसके लिए सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 1 में हमने 1 से 10 क्वेश्चन तक देखे, आज उससे आगे चलेंगे और देखते हैं एज मैक्सिमम मैक्स कितने क्वेश्चन हम अब इस वीडियो में कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर रहते हैं तो फिर और पार्ट हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी मैचिंग ट्रू है। तो देखिए यहाँ जनरली किस बेस पे इन्होंने दिए है, इस बेस पे दिया है कि एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, साथ में उनसे रिलेटेड कोई टर्म्स है तो वो दी हुई है। जैसे लाइक मास स्पेक्ट्रोग्राफ है और इसके आगे इन्होंने लिखा है चैडविक, कि यार चैडविक मास स्पेक्ट्रोग्राफ से रिलेटेड थे। ठीक है, क्या स्पेक्ट्रोग्राफी से इनका कोई लेना देना था? नहीं था। देखो फ्रेंड्स, इसमें हमें ट्रू बताना है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज जो चैडविक थे उन्होंने क्या किया था बताओ? उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी। तो जो चैडविक थे, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है, तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से रिलेटेड नहीं है। एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, मॉसले। देखो जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट लेके आए थे वो कौन लेके आए थे? वो मॉसले लेके आए थे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो बिल्कुल सही है और इन्होंने इसी के बेस पे फिर पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न पीरियोडिक है वो भी दिया था, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, ये तो करेक्ट है। पहले वाला इनकरेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, न्यूट्रॉन मिलिकन। जी नहीं, मिलिकन ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं की थी, वो मैंने बता दिया, चैडविक ने की थी। मिलिकन ने क्या किया था फ्रेंड्स? मिलिकन का एक बहुत ही फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने क्या बताया था? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने बताया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसे इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी सा है, मतलब इतना कोई टिपिकल भी नहीं है। ठीक है, तो मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सा, न्यूट्रॉन से इनका कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई ये बता दिया मैंने, ये मिलिकन से रिलेटेड है, तो एंगस्ट्रम से इसका लेना देना नहीं है। एंगस्ट्रम जो थे स्पेक्ट्रोग्राफी से रिलेटेड थे। ठीक है, और इनके ऑनर में ही एक इन्होंने यूनिट की खोज की थी, दैट इज कॉल्ड द एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर से रिलेटेड होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। मिलिकन वाला भी इनकरेक्ट, केवल बी इज द करेक्ट आंसर, यही ट्रू है। बाकी सबकी मैचिंग अगर नेक्स्ट टाइम आ जाए तो आप मिला सकते हैं, मैंने सबकी मैचिंग आपको बता दी। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा देखो जो मैचिंग इसमें नहीं आई, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डाल्टन्स की। तो डाल्टन्स ने क्या दिया था? ठीक है, डाल्टन्स का आपको याद रखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी उसी से आता है। ये सब चीज़ें किसने दी थी? डाल्टन्स ने। सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर भी डाल्टन ने दिया था। फिर थॉमस की बात करते हैं, थॉमसन की बात करते हैं, तो थॉमसन ने क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। ठीक है, रदरफोर्ड की बात करें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। बोर्स की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का मॉडल दिया, मल्टी इलेक्ट्रॉन को वो नहीं दे पाए। ठीक है, और इस तरह से ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी चीज़ आपको बताई है, वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उनको एक लिस्ट बनाओ, अपने पास रखो, ऐसे शॉर्ट में मैचिंग में काम आती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा मिलान सत्य हुआ हमारा? हुआ परमाणु संख्या, मॉसले से रिलेटेड, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हमें देखनी है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सी है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें इसमें चेक करने हैं। जिन दो में इलेक्ट्रॉन सेम हो गए वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगी। ज़्यादा में है तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जनरली क्या होता है? देखो, नेगेटिव के साथ हमें पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी हो सकती है, और साथ साथ ही इनमें न्यूट्रल जो स्पेसिस होती है, ठीक है, वो भी इसमें आ सकती है। इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो कैसे भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, कम नेगेटिव, ज़्यादा कम पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव, इस तरह से कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं, देखो सबसे पहली वाली से। अगर हम पहली वाले को रिस्पेक्ट में एक तरह से एक रेफरेंस लेके चलें, आर्गन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ, इस पर 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 18 है, कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 18। सेकेंड की बात करते हैं, इसमें क्या है? पोटेशियम में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 19। इसके ऊपर
एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉन 19, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने बचे 18। अब अगर मैं देखूं तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बात करता हूं कैल्शियम की। कैल्शियम में देखो यहाँ कितना हुआ है, एटॉमिक नंबर इसका 20 है, 2 पॉजिटिव का चार्ज है, तो इसके पास भी अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 18, तो भैया ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया इनके। बात करता हूँ इस वाले की, फोर्थ वाले की, तो 20 है, लेकिन अगर इसके ऊपर देखा जाए पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो 20 में से 1 चला गया इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचे 19 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटम आयंस केयरफुली। परमाणु और आयनों के निम्नलिखित युग्मों को ध्यान से पढ़ें, जो भी इन्होंने दे रखा है उनको ध्यान से देखना है, और ऊपर दिए युग्मों में से कौन सा एक दूसरे के लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, इसमें भी हमें क्या बताना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है। फ्रेंड देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो एटॉमिक, आइसो बार, आइसो टॉप और आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है, इस तरह की स्पेसिस आपसे जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, और इनकी मैचिंग भी आपको आराम से कर लेने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले सोडियम पॉजिटिव और Na की। तो देखो सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक पॉजिटिव का चार्ज है तो 10 रह गए, ठीक है, तो दोनों के दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है दोनों में। ओके बात करता हूँ सोडियम की और पोटेशियम की। तो अगर मैं बात करूँ Na पॉजिटिव की, इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मैं पोटेशियम पॉजिटिव की बात करूँ इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। भैया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ओके पोटेशियम आयन है और Cl नेगेटिव आयन है, तो पोटेशियम आयन की बात करो तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, और अगर Cl नेगेटिव की बात करूँ फ्रेंड्स इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, नेगेटिव का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन क्या हुआ है, दैट इज इसमें भी कितने 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो पहले वाले में भी दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, थर्ड वाले में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड, तो कौन सा आंसर सही होगा, इसका भी डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, कि फर्स्ट के दोनों और जो थर्ड के दोनों है आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया डी। अब फ्रेंड देखो इस तरह का क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन क्या हुआ इसमें ना हमें सबको देखना पड़ा। अभी तो मैंने इजी वे में दिया है, आगे और टिपिकल आते रहेंगे, तो इस समय थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं ये, आपको लगभग इसमें 30 से 40 सेकंड लग जाएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आगे आगे क्या होगा आपके साथ में, जैसे अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ पाएंगे तो उसमें बॉन्ड वाला को सेम कंसेप्ट दे देंगे कि भाई जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है उनको लगाओ, ठीक है। मैं आपको केवल एक व्यू समझा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरा कहने का मतलब। तो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आता है, मैं कहता हूँ कंसेप्ट पकड़ो, इसके ऊपर और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को समझना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल और लॉ स्टेट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 2 इन एन ऑर्बिटल। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल या लॉ स्टेट करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो केवल 2 हो सकते हैं, ठीक है, कि एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। ये कौन बताता है, अफबाउ रूल बताता है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल बताता है, या हाइजेनबर्ग लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। तो फ्रेंड्स ये बताता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन बताता है, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमें कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव all 4 सेम क्वांटम नंबर। ओके ठीक है, कि 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या हो गई, मान जो है वो समान नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये भी ये बताता है कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी कैसे रहेंगे, विद अपोजिट स्पिन रहेंगे, विद अपोजिट स्पिन रहेंगे। भाई एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब आप कहोगे सर हुन्स रूल क्यों नहीं बताता, भाई हुन्स रूल ना पेयरिंग की बात करता है, ये पेयरिंग की बात करता है कि जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए पेयरिंग नहीं हो सकती। तो ये पेयरिंग की बात करता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई पोजीशन एंड वेलोसिटी एंड मोमेंटम, चलो वेलोसिटी की भी बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं, कैन नॉट डिटरमाइन सिमेंटेनियसली, कि हम इन दोनों का एक साथ पता नहीं कर सकते, एग्जैक्ट इन दोनों का एक साथ पता करना असंभव है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसके साथ साथ उसकी पोजीशन का एक साथ पता करना बिल्कुल असंभव है, ठीक है, ये कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अफबाउ रूल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये होता है N+L रूल, कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो N+L रूल के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर है कि कौन बताता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो बताता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता है, द वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन मास इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, आवेश बटे द्रव्यमान का मान बढ़ते क्रम में क्या होगा, ठीक है। फ्रेंड देखो चार्ज और मास, अब हमारे पास
चार्ज ऑफ मास का जो कंसेप्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। ये आपके पास आ सकता है, इसको हम एक और चीज़ कहते हैं, इसको हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने तो चार्ज अपॉन मास लिख रखा है, ये हो सकता है ये भी कह सकते थे कि भाई स्पेसिफिक चार्ज के ऑर्डर में लगाओ, तब भी बात सेम ही थी। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब भी यही होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय मास, कि भाई एक मास के पर्टिकुलर कितना चार्ज उस पर है, ठीक, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, तो जो भी हमें पार्टिकल्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स, उनकी चार्ज और मास की पहले टेबल बना लेंगे, और साथ साथ हम एक और टेबल बना लेंगे, दैट इज जो वैल्यू हमें देगी चार्ज अपॉन मास की, ठीक है, वो हमें वैल्यू दे देगी। तो इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बनाने के बाद ये ईजिली हो जाएगा, आपको मैं समझा भी रहा हूँ कैसे हो जाएगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है, ये मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैं अगर उसको रेफरेंस ले लूँ, ठीक है, 1.6 × 10⁻19 कूलम को अगर मैं रेफरेंस ले लूँ और E के बराबर मानूँ, तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि -1 E का चार्ज होता है, ठीक है। और अगर इसके मास की बात करूँ तो मैं ए एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग ले सकता हूँ, एक एटॉमिक मास यूनिट जो कि बराबर होती है एक प्रोटॉन के मास के, ठीक है। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होती है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर होती है लगभग। तो मास के अकॉर्डिंग इसका कितना हो जाएगा 1/1800 AMU, इतना इस पे मास हो जाएगा। तो अगर इसकी रेशो निकालूंगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगी 18 E/AMU। अब अगर समझ में नहीं आया तो समझो भाई, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन से 1800 गुना हल्का होता है, या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से 1800 गुना भारी होता है। तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 1/1800 रह गया कि नहीं रह गया, बस ये लिखा मैंने, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रेशो आया कितना आया 1800 इलेक्ट्रॉन अपॉन AMU, 1800 चार्ज, ठीक है, कूलम का चार्ज अपॉन AMU, इतना आ गया। बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज जितना होता है, दैट इज प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर मास की बात करूं तो इसका मास होगा 1, तो इसकी जो रेशो आ जाएगी सिर्फ 1/AMU आ जाएगी, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के ऊपर भैया कोई चार्ज नहीं होता, 0, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर मास की बात करो तो लगभग किसके बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है, ये भी 1 MU हो गया, एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका अगर मैं रेशो निकालूं तो इसका तो रेशो 0 आ गया। अब बात करता हूँ अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स पे 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव का चार्ज होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 पॉजिटिव और कितना चार्ज 1.6 × 10⁻19, ठीक है। तो इतना चार्ज होता है। अब बात करते हैं इसका मास कितना होता है। भाई देखो मास की बात करते हैं, इसमें 2 तो प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो टोटल मिला के मैं कह सकता हूँ कि 4 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो इसका रेशो कितना हो गया 2/4, दैट इज 0.5। अब आप देख लो, आपको जब मास के रेशो में लगाना है तो सबसे ज़्यादा रेशो किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन में, सबसे कम किस में आ रहा है, न्यूट्रॉन में। तो सबसे कम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बाद उससे ज़्यादा किस में है 0.5, दैट इज ऑफ अल्फा, उससे ज़्यादा किस में प्रोटॉन में, और उससे ज़्यादा किस में इलेक्ट्रॉन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ, आपने इस तरह से क्यों किया कि एटॉमिक मास यूनिट में लिया, हम इनका मास रख के भी तो कर सकते थे। फ्रेंड्स अगर आप रख के करोगे ना तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, बाकी आंसर यही आना है। एक चीज़ को रिस्पेक्ट में मान के करना जल्दी ईजी होता है। अब देखो अगर मैं सब में चार्ज रखता 1.6/10⁻19 और इलेक्ट्रॉन का मास रखता 9.1 × 10⁻31, वो मुझे टिपिकल कैलकुलेशन देती, आंसर यही आना था 1800, ठीक है, रिस्पेक्ट में आंसर यही आना था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने ऐसे किया। तो अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है डी। फ्रेंड्स एक और बात है, ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली एज इट इज आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फैक्ट गलत है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटॉप्स आर सेम, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। भैया ये तो सही है, जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण समान ही होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है, लाइक उनकी जो मास होता है, मास बढ़ जाता है तो डेंसिटी वगैरह बढ़ जाती है बस, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। आइसोटॉप्स आर केप्ट एट द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल सही, बिकॉज जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है, और इन आइसोटॉप्स का क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए इनकी जो पोजीशन होती है वो सबकी सेम होती है। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के जो तीनों आइसोटॉप्स हैं, वो कार्बन जहाँ पे रखा हुआ है, कार्बन 12 वाला, वहीं पे तीनों इंडिकेट करते हैं। ओके, आइसोटॉप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सही बात है, यही तो इसका मेन चीज है, ठीक है। आइसोटॉप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट द मास नंबर। ओके, बात करते हैं डी ऑप्शंस की। सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस इन आइसोटॉप्स आर इक्वल, कि भाई जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, ठीक है, आइसोटॉप्स के अंदर वो बराबर होता है। ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि देखो हम बात करते हैं अगर आइसोटॉप्स की, तो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है।
एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब एटॉमिक मास अगर डिफरेंट होता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होना चाहिए सब में, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होना चाहिए। अब एक बात समझो, प्रोटॉन हमारा एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए, एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए, तो ये तो हमेशा सेम रहेगा, प्रोटॉन तो हमेशा सेम रहेगा। सो जो आइसोटॉप्स होते हैं, पूरा निचोड़ निकाल के ये आया कि उनमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, उनमें किसकी संख्या अलग होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, ठीक है। इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो सम आएगा आइसोटॉप में वो भी अलग आएगा, सेम नहीं आ सकता, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आइसोटॉप में क्या चीज़ सेम होती है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, बाकी और कुछ सेम नहीं होता। न्यूट्रॉन्स की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है, प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। Al2 पॉजिटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Al2 पॉजिटिव किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? फ्रेंड देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखने के लिए आपको क्या देखना कि इसमें इलेक्ट्रॉन देख लो कितने हैं। हमें पता है Al का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें कितना होता है, 13 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 13, लेकिन इसके ऊपर कितना है, 2 पॉजिटिव का चार्ज है। जब 2 पॉजिटिव का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेगा, 11। अब इसमें से देख लो कितने, किसके पास 11 है। अगर मैं Li पॉजिटिव की बात करूं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया पॉजिटिव चार्ज के कारण, इलेक्ट्रॉन रह गए 2। Mg2 पॉजिटिव की बात करूं तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 पॉजिटिव का चार्ज 2 चलेगा, इलेक्ट्रॉन 10 रहेगा। बात करूं Mg पॉजिटिव की, इसके पास 11 है, क्योंकि देखो 12 है, एक चला गया, सिर्फ 11 रहेगा। Ba2 पॉजिटिव की बात करूं 56 होता है, 2 पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है। 2 पॉजिटिव का चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि 2 चलेगा, कितने रह गए, 54 रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें से किसके बराबर आ रहा है, एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव किसके बराबर आ रहा है, C वाले के, ठीक है। तो C इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Mg पॉजिटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Al2 पॉजिटिव, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? तो इस तरह के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ओके, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इफ द एटॉमिक मास टेबल इज सेट अप विद द ऑक्सीजन एटम वैल्यू 100 देन व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ C। बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कई बार खेली जाती हैं। इजी है, इतना भी कोई टिपिकल नहीं है, करना भी आसान है, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा। इन्होंने कहा सिंपल सी बात है कि अगर ऑक्सीजन एटम, ठीक है, एक एटॉमिक मास टेबल बनाई जाए और उसमें ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16 की जगह 100 हो जाए, 16 की जगह 16 होता है ना, 16 की जगह 100 हो जाए, तो उसके रिस्पेक्ट में कार्बन का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो समझो ऑक्सीजन का जो है वो 16 होता है और इन्होंने क्या बना दिया, 100 बना दिया। तो हमें पता है कार्बन का कितना होता है, 12, तो 12 कितना हो जाएगा, इन्होंने पूछा। बहुत इजी है, अगर हम 16 को 100 बना रहे हैं तो 12 को कितना बनाएंगे, दैट विल बी, कार्बन कितना हो जाएगा बताओ, 100/16 मल्टीप्लाई बाई 12। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई 16 चीज़ 100 रुपये की आती है तो एक चीज़ कितनी की आएगी, 100/16 की। 12 चीज़ कितनी आएगी, 100/16 गुना 12, दैट्स इट, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा इसमें से, 75 आ जाएगा, इसे कट कट के 75 आंसर आ जाएगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द क्वांटम नंबर फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम 21 विल बी। स्कैंडियम जो होता है भैया 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसके 3D इलेक्ट्रॉन्स की बतानी है, तो 21 में 3D इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमें बनाना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3D के साथ, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम बनाएं तो ये बनता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, 3d1 और 4s2, ये बनता है। देखो 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, सिर्फ 1। तो इसके लिए n बराबर कितना है, 3, और l बराबर कितना है, 2, ठीक है। ये दो चीज़। अब l बराबर 2 कैसे आया, ध्यान दो। l की जो वैल्यू होती है s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, ओके। और हमारे जो SPDF के लिए कितनी होती है, 3 होती है, G के लिए 4 होती है, H के लिए 5 होती है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गए, पढ़ लेना, कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी मैंने बता दी, L की वैल्यू, और N की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पे, ठीक है। तो ये अब क्योंकि देखो इसमें सिंपल सी बात थी, 3D के लिए पूछा था और कुछ दी नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया A, ओके। A इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हाट इज द सीरीज ऑफ द लाइन प्रोड्यूस इन द विजिबल रीजन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कॉल।
तो फ्रेंड ये क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर मैं आपको बता दूं एक पूरी डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखी है जिसमें मैंने पूरी तरह से सारे के सारे जो सीरीज़ हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, उनकी वेवलेंथ और किस तरह से आप उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो उसके क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। टॉपिक नंबर 6 फॉर द 30 कोर टॉपिक सीरीज में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं कि इस वाले में इन्होंने पूछा कि विजिबल रीजन में कौन सी होती हैं, तो विजिबल रीजन में फ्रेंड्स ये होती है बामर सीरीज। ओके, कौन सी होती है? बामर सीरीज। बाकी सीरीज की बात बताया तो देखो सबसे पहली जो सीरीज होती है लाइमन होती है, लाइमन सीरीज, जिसमें n बराबर 1 में आकर के इलेक्ट्रॉन गिरता है, हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 1 में आके गिरता है, और ये जो होती है ये अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है। उसके बाद सेकंड आती है बामर सीरीज जो अभी हमने पढ़ी, इसमें होता है n बराबर 2 में एनर्जी लेवल में आके इलेक्ट्रॉन गिरता है हायर एनर्जी लेवल से, और ये होती है विजिबल रीजन की, यानी जो इसकी रेडिएशन निकलती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन का स्पेक्ट्रम देती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद आती है पास्टन। पास्टन से यहाँ से शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, ये हो जाती है इंफ्रारेड। ठीक है, तो इंफ्रारेड में ये हमारी इंफ्रारेड है कम वाली। ठीक है, उसके बाद जो हमारी आती है पास्टन के बाद वो आती है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के बाद जो आती है हमारी आती है फुंड। ओके, तो इसमें n बराबर 4 में गिरता है और फुंड में n बराबर 5 में गिरता है। ये सारी की सारी इंफ्रारेड है। ठीक है, जैसे जैसे दूर होती जाएगी इसे हम फार इंफ्रारेड भी कह सकते हैं। ठीक है, फार इंफ्रारेड। तो यूवी दैट इज पराबैंगनी स्पेक्ट्रम हमें देगी, विजिबल जो भी हमारा दृश्य प्रकाश है वो 7 रंगों वाला। इंफ्रारेड की बात करें ये अवरक्त होती है। ठीक है, अवरक्त श्रेणी की होती है और इसी तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 सीरीज मेन है। ठीक है, ये 5 सीरीज आपकी मेन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, सबका सब मैंने बता दिया। इनमें क्या होता है हायर एनर्जी लेवल से जिस एनर्जी लेवल में गिरता है वो ये वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और जो स्पेक्ट्रम जो वेवलेंथ इनसे निकलती है रेडिएशन की वो भी मैंने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है किस रीजन में आएगी वो भी आपको क्लियर कर दिया। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छी लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, बिना लाइक करे मत जाना जब यहाँ तक आए गए हो। ठीक है, इतना आप देख रहे हो, मेरे को सपोर्ट कर रहे हो तो इतना ही काफ़ी है, बस लाइक कर दीजिए। ओके, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके रह गए हैं, तो फिर मिलते हैं उसी वीडियो में। बाय।